8 अगस्त 1963 को रात के 3 बजे एक प्लेन ग्लासगो से यूके की तरफ जा रही थी। उसके एक खास डब्बे में आज के तकरीबन 8 करोड़ के करीब वहाँ पे कैश पड़ा हुआ था। ट्रेन के ड्राइवर जैक मिल्स वो इस गाड़ी को दौड़ा के जा रहे थे। अचानक देखते कि सामने रेड लाइट उनको नजर आती है, लेकिन उनके लिए ये सब नॉर्मल था। लेकिन आगे क्या होने वाला था ये तो किसी को भी पता नहीं था। आखिरकार जैक मिल्स अपनी गाड़ी को वहीं पे स्टॉप करते हैं। उसको क्या पता था कि आगे सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी होने वाली है। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त मिलती रहे। ये दिखने में एक फिल्म का सीन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रियल में डाकू ने एक ऐसी प्लानिंग की कि आप सब दंग रह जाएंगे। बगैर गोली चलाए वो तकरीबन लाखों पाउंड से लूट लेते हैं, और ये काम सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग थी, क्योंकि एक ऐसी रॉबरी थी जो तारीख में पहले कभी भी नहीं हुई थी। रूस रिचर्ड जो इस प्लान का मास्टरमाइंड था, उन्हें अब चंद साथियों के साथ मिलके ये प्लान तैयार किया, क्योंकि उसके पास पहले ही रॉयल की सबसे खुफिया तरीन अखबारात की शक्ल में कुछ मालूमात थी। मालूमात ये थी कि खास डिब्बे के अंदर बहुत ज्यादा रकम है जो कि आज ही ट्रांसफर की जाएगी। ब्रोस के आदमी ज्यादा क्रिमिनल तो थे, लेकिन उनको इसका एक्सपीरियंस नहीं था, जो कि उन्हें कभी भी किसी ट्रेन को प्लान करके लूटा नहीं था। यही वजह थी कि वो एक और गैंग को अपने साथ मिलाते हैं। इस गैंग को बहुत ज्यादा तजुर्बा था इस तरह की रॉबरी करने का। यही वजह थी इसका नाम भी साउथ कोस्ट रेड कहलाता है। पहले वो तकरीबन 7 लोग थे, अब उनकी टीम बढ़ चुकी थी। वो तकरीबन 20 से 25 लोग हो चुके थे। ये वजह थी वो ठान चुके थे कि इसी प्लान के साथ इसी सरकारी ट्रेन को हमने लूटनी। इनकी प्लानिंग महीनों से चल रही थी। आखिरकार 7 अगस्त 1963 को शाम 6:50 पर ग्लासगो से यूके की तरफ जाने वाली अपनी मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ती है, यानी वो यूके के मशहूर लंदन ईस्टर्न स्टेशन पे स्टे करती है। ये ट्रेन सिर्फ और सिर्फ स्पेशल एक काम के लिए थी, यानी मेल रिसीव करनी और पोस्ट देनी थी। इसका काम सिर्फ इतना ही था, और इस ट्रेन का तरीकाकार कुछ यूं था कि जो भी पोस्ट देनी होती थी लोकल पोस्ट ऑफिस वहाँ पे वो लगा देता था बोरिया, और चलते चलते ट्रेन का जो वहाँ पे पोस्ट ऑफिसर थे उनमें से कुछ लोगों को उन्होंने एक खास स्पेशल खिड़की में बिठाया होता था, वो वहीं से उसको पिक कर लेते थे। और ऐसे ही ये पोस्ट ऑफिस एक से दूसरे स्टॉप की तरफ जाता था, और ऐसे ही कुछ चीज लेनी हो तो उसको एक स्पेशल पॉइंट के ऊपर छोड़ दिया जाता था। यूं ये पोस्ट का सिलसिला भी जारी रहता था। ट्रेन एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक जाने के लिए यही तरीका कार अपनाती थी, लेकिन डाके वाले दिन कुछ चीजें अजीब हुई, यानी उनके अंदर जो भी सिक्योरिटी सिस्टम था वो भी उस वक्त फाल नहीं था। बस यही वो खबर थी जो कि रॉयल की तरफ से लीक हुई। डाकुओं को ये भी इल्म था कि जो रिजर्व पे डब्बे थे वही अटैच हुए हैं जिसमें सिक्योरिटी सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है, जो कि डाकुओं को अंदरूनी अपने जासूस से ये खबर पहुंची। ट्रेन जेनेनॉन वैली स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। वहाँ पे मौजूद स्टाफ जितना भी होता है वो इन खास किस्म के यानी HVP डब्बों को उन ट्रेन के साथ जोड़ देता है। ये दूसरी वो डेप्थ की न्यूज थी जो डाकुओं की तरफ पहुंची। नॉर्मली HVP डब्बों में तकरीबन 3 लाख पाउंड के करीब रकम होती है, लेकिन पिछले वीक ऑफ होने यानी हॉलीडे की वजह से तकरीबन उस HVP डब्बों में 3 मिलियन पाउंड्स मौजूद थे, जो कि बहुत बड़ी रकम थी। ये सब कुछ उन्होंने ऐसे इत्तेफाका नहीं किया, बल्कि ये सब कुछ करने के पीछे उनकी तकरीबन 2 से 3 साल की मुसलसल प्लानिंग थी, जो हर चीज को इन डेप्थ वो देख रहे थे। आखिरकार उनका वो दिन आया जब उन्होंने अपनी उस प्लानिंग का अमली मुजाहरा किया और अपने आप को मनवाया कि हमारी प्लानिंग कितना मजबूत थी। 1 अगस्त रात के 2 बजे नैन वैली स्टेशन से 58 साल जैक अपनी गाड़ी को दौड़ाते हुए जा रहा था। उसको क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ डाकू झाड़ियों में छुपे उस सब पूरी ट्रेन की प्लानिंग के साथ इंतजार कर रहे थे। डाकुओं की प्लानिंग बहुत ज्यादा मजबूत थी। यही वजह 1 अगस्त
1963 रात के तकरीबन 3 बजे के करीब डाकू वहां पे मौजूद ट्रेन को देख रहे थे और सिग्नल को छेड़छाड़ कर रहे थे। सिर्फ उस सिग्नल को छेड़छाड़ कर रहे थे, बल्कि बड़ी ही बारीकी के साथ दोनों लाइनों को वो छेड़छाड़ करके कभी ऑन तो कभी ये भी प्लानिंग का सबसे कड़ा इम्तिहान और पहली ही उनकी कामयाबी थी। ट्रेन क्रॉसिंग सिग्नल के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन उन्हें देखा कि वहां पे रेड लाइट ऑन है। हालांकि आम रूटीन के अंदर वहां पे कोई रेड लाइट ऑन नहीं होती थी, खास तौर पर रॉयल ट्रेन के लिए, लेकिन उस वक्त ये ऑन थी। वो चौंक हो गए। आखिरकार 58 साल जैक मिल्स वहां पे ट्रेन को रोक देते हैं और उसके साथ सेकंड मैन यानी सेकंड ड्राइवर वहां से नीचे उतरता है और साथ ही टेलीफोन को पकड़ता है और टेलीफोन को यहाँ पे कॉल करता है। तो आगे से कॉल का कहाँ से रिस्पॉन्स आना था, वो भी इस प्लानिंग के तहत सिग्नल काट चुके थे। और जैसे ही सेकंड मैन वहां से ट्रेन की तरफ जाता है तो इधर उधर देखता है कि बहुत ज्यादा डाकू उसकी तरफ लपक रहे हैं। बस डाकू ने उसी का फायदा उठाते हुए सेकंड मैन को वहीं पे काबू कर लिया और जैक मिल्स की तरफ भागने लगे। जैक मिल्स ने थोड़ी सी मज़ाहमत की, लेकिन पीछे खड़े डाकू ने उसके सर के ऊपर सरिया दे मारा। जैक मिल्स वहीं पे बेहोश हो गए। सेकंड मैन को भी उन्हें काबू अपनी हिरासत में ले लिया। ये भी एक प्लानिंग का एक मुकम्मल हिस्सा था। बस ये ट्रेन को अब लेके अपने स्टेशन की तरफ जा रहे थे और उनका नीचे जितने भी बोगियां थी यानी बॉक्स थे उनको भी अलग कर चुके थे। वो अब ट्रेन को डाकू वहां से दौड़ाई जा रहे हैं। ये तकरीबन 1 किलोमीटर आगे का टनल था। उसी टनल के अंदर ही इनकी गाड़ियां मौजूद थी और के साथ हमने एक एक्सपीरियंस पोस्ट ऑफिस यानी रेलवे स्टेशन वाले ऑफिसर को पकड़ के रखा हुआ था। अब ये सब कुछ वैसा ही जा रहा था जैसा डाकू ने प्लान किया था। अब वो ड्राइवर को एक्सपोर्ट करते हैं कि आप यहाँ पे इस ट्रेन के डब्बे को 1 किलोमीटर दूर लेके जाए, लेकिन वो कहाँ, चुके वो ओल्ड था, उसको पता नहीं चलता कि न्यू इंजन कैसे चलता है। तो बस मजबूरन फिर उसी जैक को उठाना पड़ा। इसी दौरान उनको तकरीबन आधा घंटा उनका टाइम भी वेस्ट हुआ। आखिरकार जैक की मदद से इस ट्रेन को तकरीबन 1 किलोमीटर आगे उसी टनल की तरफ लेके जाते जहाँ पे उन्होंने अपनी गाड़ियाँ खड़ियाँ की थी। तो बस पीछे रह जाने वाले जितने भी ट्रेन के बॉक्स थे उनमें मौजूद अमले को ये भी नहीं पता था कि आखिर ट्रेन रुकी क्यों है। रात जब ब्रिज तक पहुंचते हैं तो केवल उनके पास तकरीबन 15 से 20 मिनट थे कि वो सारे के सारे बैग्स को वहां से खाली कराए। उन्हें इसी काम को निपटाने के लिए ह्यूमन चेन बना ली। ह्यूमन चेन के जरिए उन्होंने तकरीबन 120 बैग्स निकाले जो कि टोटल 128 थे। टाइम कम होने की वजह से 8 बैग्स पीछे रह गए। अब डाकू ये सारे बॉक्स लेके रवाना हो चुके थे, लेकिन उनको पता भी नहीं था कि वो एक ऐसी गलती कर चुके जो बाद में उनको अरेस्ट करवाएगी। वो गलती ये थी कि उन्होंने बॉक्स के अंदर जिन लोगों को मारा था उनको धमकी दी थी कि आपने आधे घंटे तक यहाँ से हिलना नहीं है वरना आपको उड़ा दिया जाएगा। बस यही वो गलती थी कि डाकू के सारे प्लान के ऊपर पानी फेंसा लहरी। उन्होंने एग्जॉस्ट के लिए अपनी वैनें भी खड़ी की थी जो बिल्कुल सेम नंबर और सेम लोकेशन की थी। उनका नंबर 7578 था। अब ये गाड़ियां लोड होके अपने हाइट एग्जॉस्ट की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उनको शायद ये भी मालूम नहीं था कि ये एग्जॉस्ट उनका रेड लाइन शो हो रहा है, उनकी लोकेशन भी शो हो रही है। इसी दौरान VH8 के ऊपर वो पुलिस की सारी बातें सुन रहे थे जो पुलिस उनको इंस्ट्रक्ट करने के लिए उन्होंने प्लान किया था। अब ये खुश थे, नडाल थे, पार्टियां कर रहे थे। इधर से पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर, लेकिन फिलहाल वो बेखबर थे और बैठ के मजे से पार्टियां भी कर रहे थे और वहाँ पे गेम्स भी खेल रहे थे, वो भी रियल मनी के साथ, और पुलिस की बातें भी सुन रहे थे। लेकिन अचानक वो चौंक गए क्योंकि पुलिस की तरफ से उनको इंस्ट्रक्ट किया गया कि 50 किलोमीटर रेंज में पुलिस उनको इन्वेस्टिगेट कर रही है, ढूंढ रही है। चूँकि पुलिस को 50 किलोमीटर का अंदाजा उस
रडार से हुआ, जो कि उन्होंने धमकी दी थी कि आपने 30 मिनट तक यहाँ से हिलना नहीं है। पुलिस ने ये भी गैस कर लिया कि आधे घंटे में वो तकरीबन 50 किलोमीटर तक की रेंज में बाहर जा सकते हैं। ये वजह थी कि डाकू बहुत ज्यादा टेरिफाइड हुए और उन्हें अगले दिन जाने की बजाय उसी दिन यानी जुम्मा वाले दिन भागना शुरू किया। लूटी जाने वाली रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, बल्कि 2.5 मिलियन पाउंड्स थे जो कि उन्होंने चुराए थे। अब वो सारे के सारे डिवाइड कर चुके थे, जो कि सबको 1,50,000 पाउंड सबको है। तकरीबन आज की रकम तकरीबन 3.9 मिलियन यूरो पाउंड्स की बनती है। बाकी पैसे उन्होंने छोटे छोटे रोज अदा करने वाले लोगों में डिवाइड कर दिए और उन्होंने ये भी ड्यूटी लगाई आदमी को कि आपने सारे फिंगरप्रिंट्स हाइड आउट में जितने भी हैं वो मिटा के हाइड आउट को आपने चला देना है। उस आदमी ने पैसे तो ले लिए, लेकिन उस आदमी ने हाइडआउट को नहीं जलाया। यूं पैसे लेके वो वहीं से फरार हो गया। यहाँ से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन तो सख्त कर दी और आखिरकार पुलिस भी इंस्ट्रक्ट करते करते उस हाइडआउट की तरफ बढ़ती है जहाँ पे उन्होंने रात को स्टे किया। ये बात उनको न्यूज़ से पता चलती है कि वहाँ पे मकामी लोगों में से किसी एक ने वहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया और इस बात की तस्दीक की कि यहाँ पे कुछ लोग आए जो रात को उन्होंने स्टे किया और कुछ बोरियां भी थी जो अपने साथ लाते। ये 8 अगस्त की रात थी कि पुलिस का एक दस्ता उस हाइडआउट की तरफ बढ़ता है। जब वहां पे पहुंचता है तो देखता है कि इस फार्म हाउस के अंदर ऐसी बहुत ज्यादा चीजें मौजूद थी जो उस बात की तस्दीक कर रही थी कि यहाँ पे उन्होंने 2 से 3 रातें तो स्टे की ही हो। उन्होंने फिंगरप्रिंट्स के जरिए जब उस सब को तलाश किया तो वो क्रिमिनल निकले। अपने पुराने रिकॉर्ड की वजह से सबको सब तकरीबन जितने भी लोग थे इन्वेस्टिगेट के सामने लाया गया। सारे के सारे लोग मारे गए, सिर्फ और सिर्फ 2 लोग बचे। एक वो जो रेलवे स्टेशन का अननोन पर्सन था जो कि ड्राइवर था, और दूसरा वो लोग जो इन्वेस्टिगेट करके सारी मालूमात देता था। अब ये बिग बॉस कौन था किसी को नहीं मालूम। दोस्तों, ऐसे कई लोग होते हैं जो इस तरह की गैंग को रन कर रहे होते हैं, लेकिन उनका किसी को भी नहीं पता। आखिरकार इस गैंग को मुकम्मल तौर पर कफ्स के अंदर यानी कैद के अंदर बंद कर दिया गया।